पिछला क्लास में कहां तक हुआ था कॉन्फ़िगरेशन? 10 तक। सुनिए, अब शांत हो जाइए प्लीज। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हम सीखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 10 गो का मुश्किल से और लिखेंगे और बाकी चीजों को ऐसे समझ लेंगे, क्योंकि उस पर दिन काटने का जरूरत है नहीं। सोडियम की यदि हम बात करें, 11 होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर। आप इसका क्या लिखते हैं? नियन। एक बात बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहां से लेकर यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियन का। नियन 3s1। तो यदि आप इसको ऑर्बिटल वाइज दिखाना चाहते हैं तो आप नियन नियन वाला मत दिखाइए। नियन वाला दिखाइएगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन भाग जाएगा। आप सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए। एस है तो एक डब्बा बना दीजिए और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना दे देंगे? एक। अब यदि हम यहाँ मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे नियन 3s2। यहां भी एक डब्बा बनेगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितना है? तो एक चीज सुनो, इलेक्ट्रॉन यदि अकेला हो तो हम उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसको इंडिकेट किया जाता है यूई से। तो बताइए यहां पर यूई की संख्या कितनी है? एक, क्योंकि एक ही ना अनपेयर्ड है। अब आप कहेंगे सर इधर नियर वाला, तो नियर वाला तो सब पेयर्ड होगा, आप ऐसे चेक कर लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, एस में 2 चाहिए 2 भरा हुआ है, 2 चाहिए 2 भरा हुआ है, 6 चाहिए 6 भरा हुआ है। तो जितना चाहिए उतना भरा हुआ है, इसका मतलब है कि वो फुल फिल्ड है। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये चीज तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आप इस दो को लिखिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। बस 16-17 तक लगातार लिखेंगे, फिर एक्सेप्शनल केस को देखेंगे, फिर कुछ छोटी छोटी बातों को करके इसको खत्म करेंगे। हो गया यहां तक? अगला कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से लिखिए तो, अल्युमिनियम का 13 का। नोबेल गैस वाइज चलिएगा। हम यदि अल्युमिनियम की बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा नियन। बोलिए नियन के बाद 3s2 और 3p। नियन वाला को तो डब्बा में दिखाना नहीं है, यहां पर 3s है। एस है तो एक डब्बा बनेगा, और यहाँ 3p है तो p है तो कितना डब्बा बनेगा? 3। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। तो दो है तो एक ऊपर एक नीचे रहेगा। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो एक रहेगा, बाकी दो खाली रहेगा। देखिएगा, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों खाली रह गया ना, इसको बोला जाता है वैकेंट ऑर्बिटल। और जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो इसका एक अलग लेवल का कंसेप्चुअल बात होता है। वहां पर हम आपको बोलेंगे कि एल्युमिनियम के पास दो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो आपको वहां पर समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में दो वैकेंट पी ऑर्बिटल का मतलब है कि जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे, ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो आप पाएंगे
कि p सब ऑर्बिट के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जबकि बाकी का जो 2 ऑर्बिटल है वह खाली जा रहा है। खाली ऑर्बिटल को ही हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो बताइए कितना वैकेंट ऑर्बिटल है एल्युमिनियम में? इसको वैकेंट ऑर्बिटल से ज्यादा बेहतर होगा हम इसको बोलें वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है कि p ही ना खाली है। आगे बढ़े क्या? एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर होता है 14। नियॉन TS2 3p2। s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितना? इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन डब्बा तो 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप p बनाएंगे तो p में ऑर्बिटल 3 होता है, तो 3 डब्बा बनेगा। 1 2। अब जरा बताइए तो, अच्छा ये बताओ यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। और यहां वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल 1। क्लियर है ये? हो गया लिखा हुआ? क्या उम्मीद करें आपसे कि आप इसी तरह का काम कर लेंगे आगे? हो जाएगा? तो इसमें अब दिन नहीं काटते हैं, टॉपिक चेंज करें। देखो, जो आदमी हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ज्यादा नहीं समझ पाए, मान लीजिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, तो भी टेंशन मत लीजिए। आप ऑर्बिटल वाइज डायग्राम लिख सकते हैं, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस तरीका ये है कि जिस ऑर्बिटल की क्षमता जो भी हो और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो भी है, आप क्या कीजिए पहले एक एक करके भरिए, और जब इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो पीछे से उसको पेयरिंग करते हुए आगे बढ़ जाइए। खाली ध्यान रखिएगा डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब यदि यहाँ पर 3p2 से अगला जब बढ़ोगे कन्फिग्रेशन में तो यहाँ 3p3 होगा। 3p3 होगा तो क्या कीजिएगा? 1 2 एक और यहाँ देना पड़ेगा। 3p4 होगा तब क्या कीजिएगा? 1 2 3 दे के इसी को ना पेयर करेंगे उल्टा डायरेक्शन में। 3p5 होगा तो फिर यहाँ पेयर्ड होगा, फिर यहाँ पेयर्ड होगा। जब ये 6 भर जाएगा तो अगला आएगा तो अगला ऑर्बिटल में चला जाएगा। यही सब काम करना पड़ेगा। तो इसको और मान लीजिए कि भारी एग्जाम्पल पर यदि हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम मरकरी पर करना चाहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। आप याद कीजिए कि ये कन्फिग्रेशन आप ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आप। और यदि मैं आपको याद दिलाऊं, ये जेनल लिखे हैं आप, 6s2 लिखे हैं, 4f14 लिखे हैं और 5d10 लिखे हैं। अब यदि हम ऑर्बिटल वाइज डायग्राम इसका खींचते हैं कन्फिग्रेशन, तो s में डब्बा बनेगा 1, f है तो f में डब्बा कितना बनेगा? 7। और d में कितना डब्बा बनेगा? हम इसी को कह रहे हैं 6s, इसको कह रहे हैं 4f और इसको कह रहे हैं 50। डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 डब्बा बना दिए। एफ में 7 होता है तो 7 डब्बा बना दिए। एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है तो 1 डब्बा बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट यदि हम करेंगे तो बताइए कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप? 6s2 है तो एक ऊपर एक नीचे। एफ में 14 है, 4f14 है, तो आप पहले एक एक करके भरिए। 1 2 3 4 5 6 7। हमने आपको कहा कि पहले एक एक करके भरिए, फिर उल्टा डायरेक्शन में आइए और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन अलग कर दीजिए। यदि हाँ, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन को फुल एरो से भी दिखाया जाता है और इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से भी दिखाया जाता है। यदि कहीं पर 6s2 लिखा हुआ है तो इसको हम दो तरह से दिखा सकते हैं।
ऐसे भी दिखा सकते हैं, या हम चाहें इसको तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप देखिएगा अलग अलग बुक में दोनों तरह से दिया हुआ रहता है। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, घबराइएगा नहीं, दोनों सेम चीज है कि हम कुछ ऐसा ही यूज यहाँ कर रहे हैं। तो F14 था तो 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए। पीछे से चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, 8 7 तक हुआ था ना यहाँ, 9 10 11 12 13 14, तो इसमें F14 हो गया। 5d10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। इस प्रकार से इस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल संख्या कितनी है, और यदि नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? 0। तो हमको ये पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमको ये पता चल जाता है कि न्यूट्रल फेज में किस एटम में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि इसी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर किसी चीज का कलर डिपेंड करता है, किसी चीज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। ये सब बात जब आप आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये हर हाल में जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस में कितनी संख्या में अनपेयर्ड है। उतारिए तो इसको। ए, उस पंखा को मत छुओ, और वहां थोड़ा सावधान रहिए, कहीं हेयर पकड़ लिया ना वो झटिया देगा, समझे? एक बार एक लड़के का धरा है, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, वो संभाल नहीं पाइएगा, बहुत भारी भरकम पंखा है वो। हाँ, भूत नहीं, उसमें चुड़ैल रहता है, वही लोग का गोतिया है सब उसमें। हो गया लिखा हुआ। अब कुछ एक्सेप्शनल केस पर हम काम करते हैं। आप याद कीजिए क्रोमियम और कॉपर था ना एक्सेप्शनल चीज, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। चेंज कर दो इसे। अच्छा ये बताइए कि इस तरह का कन्फिग्रेशन कोई दूसरा आप लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक्सेप्शन था, उस पर हम विचार करते हैं। देखिएगा इधर, इसमें अब आपको कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ देखो। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। और ये क्या हो जाता है? गलत। तो सही क्या होता है? जब ये हाफ फील्ड में चला जाए, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल के D5 कर दिया था, 4s1 और 3d5 हो गया था। खैर उसको हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा आप ये बताइए कि यहाँ पर पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में, तीसरा सेल में देखो तो, तीसरा सेल दो जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, और 2 8 4 12, और चौथा में आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिख रहे थे तो आपको याद है वहां पर आपको बोला गया था कि देखो ये एक्सेप्शन है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे कि वहां क्या रीजन है। उसको निकालिए तो थोड़ा, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार जो काम हम लोग किए थे। निकालिए एटॉमिक नंबर 24, अरे 2 8 8 1 करके जो कन्फिग्रेशन लिखता था उसका निकालो तो 24 का कन्फिग्रेशन। देखिए तो ये कन्फिग्रेशन लिखने के बाद क्या गलत किया हुआ है वहां? तो ये सही कब हुआ था? ये सही हुआ था तब जब आप इसको 2 8
13 1 कर दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चौथा के s से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था और किसमें भागा है 3d5 में। तो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आप ये 12 तब न जोड़े थे जब 6 2 8 4 12 हुआ था। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला गया तो बताइए अभी 13 न हो गया और ये कितना हो गया 1। तो आपको बोला गया था ना कि आगे हम आपको बताएंगे कि ये एक्सेप्शनल क्यों हुआ है। एग्जैक्ट यही बात कॉपर के केस में भी है। तो यही कंसेप्ट आप वहां भी मिला लीजिएगा। 4s1 हो गया था और इधर 3d10 हो गया था। होना चाहिए था कुछ, हो गया था कुछ। तो ये तो हम सिर्फ आपको ये याद दिलाए थे, ये याद दिलाए कि ऑर्बिट वाइज में जब आप वहां लिख रहे थे तो उसको हमने गलत साबित कर दिया था और इसको बोले थे कि ये सही है। तो इस वजह से ये सही है। लेकिन अब हम इस वजह को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें ट्रांसफर कैसे हुआ और इसके लिए क्या कंडीशन है, इन सब बातों को समझते हैं। तो ये उतारना नहीं था, ये सिर्फ समझना था। ये सिर्फ हम आपको याद दिलाने के लिए बता रहे थे कि देखो वहां पर ये गलती हुआ था, उसको ये करके सही किए थे, कैसे वो आगे के कंसेप्ट से संबंधित है। आइए वापस फिर से, अब यहां से आपको उतारना भी है। एक बार फिर से हम एक्सेप्शन पर बात करते हैं। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। पंचायत ला देगी यहाँ। सुबह सुबह चंदन टीका करके चल आती है, कैसा करने आते हैं यार। इसका कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे ऑर्गन 4s2 3d4। पहले आप ये बताओ कि ये गलत था कि नहीं। ये गलत था। देखिए क्यों गलत था। यहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, p में कितना, पता इलेक्ट्रॉन कैसे भरे एक एक करके 1 2 3 4। सुनिएगा, अब उतारना नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब जो जहां है वैसे रुक जाइए, इसको समझिए थोड़ा ढंग से। देखो आप हमको सिर्फ ये बताओ कि 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। बोलिए। 3d का ज्यादा किसका एनर्जी है 3d का। ये तो आपको बताया गया था ना कि n+l रूल से निकाल लीजिए। 4 + 0 = 4 और 3 + 2 = 5। इसका n+l वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका कम होगा। और वैसे भी आप याद कीजिए, आप लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल, या फिर कुछ ऐसा था ना, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। चलिए अब फिर से समझिए। यहां पर टोटल ऑर्बिटल की जो संख्या है वो है 5 और ये पांचों का पांचों ऑर्बिटल किसका है डी का, और ये ऑर्बिटल किसका है एस का। तो आप ये बताइए कि इस पांचों ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में कुछ अंतर होगा कि नहीं। अंतर होगा। इसलिए अंतर होगा क्योंकि ये एस का ऑर्बिटल है, ये कम एनर्जी वाला है, ये डी का ऑर्बिटल है, ये ज्यादा एनर्जी वाला है। और इस पांचों के एनर्जी की यदि हम बात करें तो इस पांचों का एनर्जी आपस में समान होगा क्योंकि सब का सब डी ही है ना, लेकिन इसकी एनर्जी कम होगी। अब बताइए कि समान एनर्जी वाला ये ऑर्बिटल यहां पर हम 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और उसी एनर्जी वाले एक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाले हैं, खाली जगह छोड़ दिए। जबकि उससे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल इस लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉन्फ़िगरेशन को सिमेट्रिकल कर लेता है। मतलब ये डिजेनरेट ऑर्बिटल आपस में समान एनर्जी वाला ऑर्बिटल चाहता है कि जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहे, ताकि वो सारे के सारे ऑर्बिटल बैलेंस में रहे। तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है 4s से किस में 3d में, और इसका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 और 3d5।
और इसका जब डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप एक सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। समझिए, मान लीजिए कि इस बेंच पर 5 आदमी बैठे हुए हैं और बगल में एक टूल पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। इस पांचों की एनर्जी आपस में इक्वल है और वो छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली उसका एनर्जी कम होगा। अब मान लीजिए कि हम सबको 1,000 रुपया दिए, इस बेंच पर बैठे हुए हर पांचों आदमी को नहीं, 4 आदमी को 1,000 रुपया दिए और एक आदमी को छोड़ दिए, और बच्चा जो बगल में बैठा हुआ है उसको 2,000 रुपया दे दिए। ऐसी स्थिति में ये समान एनर्जी वाला ऑर्बिटल सब लड़ना शुरू कर देगा। जब सबको दिए तो हमारा काहे नहीं, और हमारा नहीं दिए तो ठीक है, ये हमसे कम एनर्जी वाला 2,000 कैसे दे दिए। तो ये आपस में क्या करेगा, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या सिस्टम को बैलेंस करने के लिए उस बच्चा से 1,000 रुपया छीन लेगा, और छीन के तब ये इस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 1,000 है, हम सब आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये नेचर होता है, ये आदमी का भी नेचर होता है और सब्सटेंस का भी नेचर होता है कि समान एनर्जी वाला कोई चीज है तो उसमें किसी भी चीज का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो रहा है। तो यहां जब एक ऑर्बिटल खाली था तो ये ऑर्बिटल इस अपने बगल वाले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से छीन कर इसको 5 कर लेता है और इसको 1 कर देता है। ऐसी स्थिति में ये वाला कन्फिग्रेशन कहलाता है अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। और ये कहलाता है सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। रुक जाइए, अभी आप कुछ मत लिखिए। और ये जो सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन होता है वह अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्रोमियम को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये काम कर लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हम या आप उसको कर देंगे। इस कन्फिग्रेशन में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके में होता है, ना कि इस तरीके से। तब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर यदि यहां पर 3 रहता और बगल में एस में 2 रहता, जैसा कि वेनेडियम में हुआ था, तो आपके दिमाग में आता कि तब तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा और सीधे एगो इसमें चला गया, एगो इसमें चला गया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरा का पूरा 4s का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि 4s का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन जब भी इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने में बहुत हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर सकते हैं। और आप याद कीजिए कुछ ऐसा ही बात कॉपर के लिए भी हुआ था। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आएगा ऑर्गन 4s2 3d9। और याद कीजिए ये गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था? क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन 2 है और d में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। आप एक एक करके भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कुछ वैसा ही सीन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। वहां पर क्या था कि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर सबके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास केवल 1 है। ऐसी स्थिति में यह भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करे यदि यहाँ से यहाँ, तो बताइए ये 4s1 हो जाएगा और d में कितना हो जाएगा? थ्री d10। इसको भी हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन और इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन। तो एक बार फिर से हम कहेंगे सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होता है इससे। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से वो सिमेट्रिकल में जा सकता था तो चला गया। इसी वजह से ये एक्सेप्शन बनता है। ये बात आपको पहले लिखा दिया गया है कि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल उससे कम स्टेबल होता है और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल सबसे कम स्टेबल होता है। फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड का मतलब भी आपको समझा दिया गया था। जिस ऑर्बिटल की जितनी क्षमता हो, यदि इलेक्ट्रॉन उसके पास उतना है तो फुल फील्ड, जितनी क्षमता हो उसका आधा है तो वो कहलाएगा हाफ फील्ड, और जितनी क्षमता है उसका पूरा का पूरा क्षमता से भरा हुआ ना हो, आधा भी भरा हुआ हो ना हो, यानी फुल फील्ड ना हो हाफ फील्ड भी ना हो, तो उसी को कहते हैं पार्शियल फील्ड। जैसे डी का 10 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है और डी 10 है तो हम कहेंगे फुल फील्ड, डी 5 है तो कहेंगे हाफ फील्ड, और डी 10 भी ना हो और डी 5 भी ना हो तो ये कहलाएगा पार्शियल फील्ड। जैसे D3, D4, D7, D9 ये सब क्या कहलाएगा? पार्शियल फील्ड।
तो इन सब चीजों को भी आपको लिखना है। देखिए तो उतारिए। खड़ा होके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक्सेप्शन दो नहीं है, एक्सेप्शन बहुत है। 64 एक्सेप्शन है, 91 एक्सेप्शन है, 41 एक्सेप्शन है, 43 एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारा एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसा है ना जिसका कंसेप्ट अभी आप नहीं सीखे हैं, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं अभी। तो जब आप आगे पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एक से लेकर 40 तक में मात्र यही दो एक्सेप्शन है, एक एटॉमिक नंबर 24 और एक 29। और मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन इसी का आपको जरूरत है, ठीक है। बाकी जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सब का एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, सब का एक्सेप्शनल बात बताया जाएगा कि ये एक्सेप्शनल है। जो भी लोग इस बैच में हिंदी मीडियम के हैं, समझाते वक्त जितना भी टर्म केमिस्ट्री का होगा वो सब हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। हाँ, हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे वहाँ लिखा हुआ है ना, सिमेट्रिकल को सम्मित बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल को असम्मित बोलते हैं। यदि आपको इसमें दिक्कत हो ज़्यादा, तब आप इस बैच में मत रुकिए, तब आप 9 से 10 में चले जाइए, क्योंकि हम प्रॉपर हिंदी में यहाँ पर नहीं बात कर सकते। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, या फिर आप अपने अंदर क्वालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, तभी आप इस बैच में रुकिए। नहीं तो शुद्ध हिंदी मीडियम का बैच 9 से 10 चलता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यदि आप केमिस्ट्री बढ़िया लेवल पर समझना चाहते हैं तो इस बैच में बने रहिए। दूसरी बात यह है कि अब बैच के टाइमिंग में, लैंग्वेज में, इस सब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। अरेंज कर लीजिए जो जैसे हैं वैसे। आज लास्ट क्लास है बेसिक, हो गया उतारा हुआ क्या ये? आज लास्ट क्लास है इसका, बेसिक का। कल संडे है, छुट्टी रहेगा, मंडे से पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा बात हम लोग आपके साथ फीस को लेकर भी करेंगे। इस बैच के फीस में भी थोड़ा कंट्राडिक्शन हुआ है। कंट्राडिक्शन ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ बैठा हुआ है, तो एक का फीस 5200 और एक का 4200 क्यों? तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा, हम जो बात करेंगे वो कर लेंगे आपसे, पहले आप इसको पढ़ाई को खत्म कीजिए। जो सिस्टम अब पढ़ाई का है ना, इसमें हमको बड़ा सुविधा होता है, 1 घंटा कम पढ़ाना पड़ता है। आप लोग को भी सुबह में अपना काम हो जाता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग या सीबीएसई वाले लोग यहाँ हिंदी लिखा हुआ देखते हैं, बस भड़क जाते हैं। हिंदी कहाँ है लिखा हुआ? अरे भाई, जब जन्म लिए थे तो पहले आप हिंदी ये लिखना सीखे हैं, तो आपको इससे इतना तकलीफ क्यों होता है? सभी लैंग्वेज का सम्मान है, चाहे वह हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। मैटर ये करेगा पूरा का पूरा साल कि आप केमिस्ट्री कितना सीखते हैं। लैंग्वेज में क्या रखा हुआ है?
आगे बढ़े क्या? तुम लोग झूठे चंदन चार हाथ कर लेते हैं कि पूजो पाठर करते हैं? हाँ, ई वाला कर लिया करो चंदन। हेड मथा टिक्का कर लेती है। इसको लिख लीजिए तो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे कम, और पार्शियल फील्ड सबसे कम। पूजा पाठ हर करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। भगवान के आगे में अगरबत्ती लेके बैठ जाइएगा, कहिएगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा दीजिए, भगवान हो गया, भगवान सीख गए, भगवान कन्फिग्रेशन भगवान। वैसे में थोड़े पढ़ाई होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। हम अपने पूरे अभी तक के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 4 से 5 दिन पूजा किए होंगे, वो भी मजबूरी में। लेकिन काम बहुत किए हैं, कर्म बहुत किए हैं। और हमको ऐसा फील होता है कि हम अपने जीवन में जो चाहे हैं वो हमको मिला है, और हम इससे काफी संतुष्ट हैं। ऐसा तुम सुनता होगा ना कि ये बहुत सारा आदमी कहता होगा कि हमको हमारा काम पसंद नहीं है, हमको ये नहीं मिला। भाई एक असंतुष्टि का भाव रहता है ना, एकदम हमारे अंदर नहीं है। हमको जो मिला उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो कहने का ये मतलब है कि संतुष्टि इसलिए मिली क्योंकि काम करके मिला। हर दिन हम पूजा पाठ करते रहते भगवान के आगे में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम पूजा करते रहेंगे, भगवान पढ़ा दीजिए, भगवान इन लोगों को पढ़ा दीजिए, भगवान पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए भगवान इन लोग को, होगा? कभी नहीं होगा। हम रहते हैं अपने नानी घर में, सुनो, तो ये पूजा पाठ करने वाला जो लक्षण होता है, ये लड़की लोगों में, औरतों में कुछ ज्यादा ही होता है। एकदम क्रेज है इस चीज का यार। एक दिन मामी जो है सो, वो तीज वगैरह नहीं होता है, हाँ, तो उसी में तीज में वो पता नहीं उसमें पानी भी कहती है कि नहीं पीना होता है। तो घर गए तो पढ़ा के गए, तो ऑब्वियसली थके हुए रहते हैं, तो बोले खाना दीजिए। तो बोले क्या कि खुद से ले लो, सो हमको ना बहुत, मेरा हालत बहुत खराब चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाके खाना खुद से ले लिए किचन में। अगला दिन फिर जब पहुंचे, पूछे क्या कि फिर बोले खाना दीजिए। पता नहीं इस तीज में क्या था, 3 4 दिन का लगातार क्या क्या था। 2 दिन का नहीं, 3 4 दिन का बता रहे हैं। उसके बाद एकादशी फलना चिलना क्या क्या था। तो 3 4 दिन तक उनको उठने का होश नहीं है, अपना तबीयत खराब किए हुए हैं, ना खाना बना रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना खिला रहे हैं। यार आफत है ये कौन कौन बात है भाई। और उसके बाद अपना तबीयत पूरी तरह से खराब कर ली। फिर 2 4 दिन में रिकवर करके एकदम टनाटन हो गए। अब फिर वही वही हाल। अरे भाई ऐसा पूजा पाठ क्या करना जिसमें तुम अपना हेल्थ खराब कर लो। मन मन को शांत करने के फेरा में शरीर को अशांत कर लीजिए, ये कहाँ का पूजा पाठ। पूजा और पाठ करने से कुछ नहीं होगा। ये 18 को चंदन कर लिए हैं, सबको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। पीआर का आरण्य कर लीजिएगा यहाँ पर। इसका इसका मुंह कौन सी देख रहे, तुमको भी कह रहा है। हैं? काला टीका, नजर और तिलों को ऐसे ही होने लगेगा। नजर लगेगा रे, नजर नहीं लगेगा। ही नहीं डालिए तो। पैरा अब मात्र 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। सुनिए पहले इसको समझ लीजिए। हम केमिस्ट्री में जब भी स्पेसीज बोलें, तो यहां पर केमिस्ट्री में स्पेसीज का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ठीक है, वह सभी एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, उसी को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। और वह सभी स्पेसीज यानी वह सभी एटम, मॉलिक्यूल या आयन
जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी सारा का सारा पेयर्ड हो। जैसे आप मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ी देर पहले देखे थे, मरकरी में देखिए तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है? कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सारा का सारा यदि पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक। तो लिखेंगे, इन्हीं डालिए तो, इन्हीं डाल दीजिए तो, पैरामैग्नेटिक हो गया। लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में भी बस हल्का सा हम चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा बात बता दी है, ये आगे के केमिस्ट्री में काफी डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी आप इसका सारा बच्चा चीज समझ भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बोर्ड्स मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, वो सब अभी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम उस पर कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप यहीं पर बेसिकली खत्म कीजिए। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा।